हेलो बच्चों। बेटा लास्ट टर्म में हम लोग का पॉलिनेशन स्टार्ट हो गया था, है ना। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया था। ठीक है, पॉलिनेशन हो गया था। और पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था तीन टाइप का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा जिटोनोगैमी और तीसरा जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, पोलन ग्रेन हो जाते हैं। जिटोनोगैमी में प्लांट सेम रहता है लेकिन एक फ्लावर क्या हो जाते हैं बेटा, डिफरेंट हो जाते हैं। एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। और जीनोगैमी में फ्लावर तो डिफरेंट होते ही है, साथ में प्लांट ही डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं जीनोगेमी। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते, जो पॉलिनेशन होता है वो होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पूछा जाता है कि एबायोटिक और बायोटिक में कौन सा ज्यादा कॉमन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बायोटिक। कौन सा पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन। अब अगर पूछा जाए कि एबायोटिक पॉलिनेशन में ज्यादा कॉमन कौन सा होता है ना, तो दो ही है हमारे पास एबायोटिक पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। तो इन दोनों में अगर हम ज्यादा कॉमन की, मोस्ट कॉमन की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा इसका विंड पॉलिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोटिक पॉलिनेशन में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है तो हम बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर टोटल पूछ लिया जाए, कुछ भी ना है, सब पूछा हो कि बायोटिक अबायोटिक, सिंपल पूछ लिया जाए कि आपसे मोस्ट कॉमन क्या होता है तो एबायोटिक और बायोटिक ऑप्शन में रहेगा, है ना। इस टाइप के ऑप्शन बनेंगे तो बायोटिक हो जाएगा। और अगर विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन, इस टाइप के ऑप्शन बनेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्लियर है। चलो, आज हम लोग को बेटा स्टार्ट करना था विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा अनीमोफिली। क्या बोलते हैं, अनीमोफिली। ये बात भी हम लोग लास्ट टर्म पे पढ़ चुके थे। अब ये जो है बेटा, ये होता है हमारा मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन। मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो कि जो भी बेटा विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर होंगे, है ना, ये क्या होंगे, एक क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे। कई सारे फ्लावर मिलके क्या बना लेंगे, क्लस्टर बना लेंगे, जिससे जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो, है ना, तो एक साथ कई सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो, ताकि क्या हो, स्टिग्मा के पास कोई एक या दो पॉलन तो पहुंच ही सके। ठीक है, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं बेटा वो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो पॉलन है बेटा, विंड को कैरी करना है तो विंड जो किसको कैरी करेगी, हल्के वेट वाले को या भारी वाले को, है ना। तो लाइट वेट होने चाहिए और साथ साथ कैसे होने चाहिए बेटा, नॉन स्टिकी होने चाहिए। क्योंकि अगर स्टिकी हुए तो हवा में उड़ेंगे और कहीं भी जाके चिपक जाएंगे, है ना। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो स्टिग्मा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। क्योंकि ये तो बेट पॉलन तो छोटे हैं ना, अब इनको कैप्चर करना है ना। आप जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में, है ना, जब इंसेक्ट वगैरह कैप्चर करते तो एक बड़ा सा नेट लेते हैं, है ना। तो अगर किसी भी छोटी चीज को हमें कैप्चर करना है तो हम क्या करेंगे, कोई बड़ी चीज लेंगे। तो अब ये पॉलन ग्रेन क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे हैं,
तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और क्योंकि हवा में, विंड में आ रहे हैं, इनको ट्रैप करना है, तो कैसा होना चाहिए बेटा, फेदरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या होने चाहिए बेटा, इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, और कैसे होते हैं, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगी। ठीक है, अब इनके जो फ्लावर्स होंगे, है ना, क्योंकि ओव्यूल बहुत कम स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं, तो किसी भी ओवरी में जो नॉर्मली होता है बेटा, एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वीट, मेज, मैंगो एक्सेट्रा। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसे। अब नेक्स्ट बेटा, वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ये भी हमारा कैसा है बेटा, एबायोटिक एजेंट है ना। अब ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि विंड और वाटर पॉलिनेशन में जो कॉमन होता है, जो ज्यादा कॉमन होता है, वो कौन सा होता है, विंड पॉलिनेशन, है ना। इसका मतलब वाटर पॉलिनेशन इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता। तो बेटा एनसीईआरटी कहती है हमारी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, है ना, कौन, एंजियोस्पर्म्स, इन एंजियोस्पर्म्स वाटर पॉलिनेशन is limited to 30 genera। मोस्टली मोनोकॉट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने जीनस में है बेटा, 30 जीनस में। किसकी बात हो रही है, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। ये होते हैं बेटा फ्रेश वाटर प्लांट्स। कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर प्लांट्स। और दूसरा एग्जांपल होता है बेटा जोस्ट्रा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सी ग्रास। ये होता है हमारा मरीन वाटर में, है ना। तो
वाटर पॉलिनेशन फ्रेश वाटर प्लांट्स में भी होता है और मरीन वाटर प्लांट्स में। अब इसके बाद एनसीईआरटी एक लाइन और बोलती है बेटा, अब एनसीईआरटी एक लाइन और बोलती है कि इन मेजॉरिटी ऑफ aquatic plants such as water hyacinth, and water lily, pollination occurs by insect और wind। मतलब या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा और या तो विंड पॉलिनेशन होगा। किसमें बेटा? एक्वाटिक प्लांट्स में। किसमें? एक्वाटिक प्लांट्स में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स की मेजॉरिटी एक्वाटिक प्लांट्स में क्या हो रहा है? इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन। और यहाँ पे क्या लिखा है? एंजियोस्पर्म। इसका मतलब कि अगर वाटर प्लांट्स है ना, अगर वाटर प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनमें वाटर पॉलिनेशन ही हो। हाइड्रोफाइट्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? चलो, अब यहां पे बेटा एक बात ध्यान देने वाली है कि भाई जो पॉलन है वो कहां रिलीज होंगे? वाटर पॉलिनेशन होगा तो वाटर में रिलीज होंगे। तो वाटर में रिलीज होने पर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, है ना, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब यहां पे जो पॉलन है वो कैसा होना चाहिए बेटा? तैरना है। अगेन पानी में क्या करना है? इसको तैरना है। ठीक है। दूसरा, कहीं पे, है ना, पानी में तैर रहे हैं तो ये कहीं भी चिपकने नहीं चाहिए। और तीसरा बेटा, इनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। किस लिए? किस लिए बेटा? वेट होने से बचाने के लिए, गीले होने से बचाने के लिए। ठीक है। अब ये पानी में फ्लोट हो रहा है तो बेटा एनसीईआरटी यहीं पे ना एक लाइन और बोलती है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। इन वाटर या इन वाटर करेंट्स। ठीक है, जो भी लिखा है दोनों बातें सही है। वाटर बोल दो या वाटर करेंट्स बोल दो। अब पैसिवली का मतलब क्या है बेटा? कि आपने देखा होगा, है ना, पहले आपने देखा होगा कि जब बरसात होती थी तो हम लोग ना कागज की नाव बना के तैराते थे, है ना, बरसात के मौसम में। तो होता क्या था कि जैसे ही आपने नाव रखी कागज की पानी में, तो जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी बेटा? वो नाव भी जाएगी। नाव अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगा रही है। तो
तो इसको बोलते हैं हम लोग पैसिवली। क्या बोलते हैं बेटा? पैसिवली। तो सेम चीज पॉलन भी करेंगे। जब पॉलन पानी में है तो जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से क्या होंगे बेटा? पॉलन भी फ्लोट होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर स्टिग्मा की बात करें, अब जैसे विंड पॉलिनेशन में बेटा फेदरी था क्योंकि कैप्चर करना था, यहां पे फ्लोट होके आ रहे हैं, ये नॉन स्टिकी है, तो इसको क्या होना पड़ेगा बेटा? स्टिकी होना पड़ेगा, जिससे क्या करे, ये जो आ रहे हैं पॉलन तैर के, वो इसके कांटेक्ट में आते ही इससे क्या हो बेटा? चिपक जाए। ठीक है ना। और ये भी क्योंकि पानी में है तो ये भी कैसी होगी बेटा? नॉन वेटेबल या अनवेटेबल, है ना, ये भी गीला नहीं होगा। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से। चलो अब इसके आगे देखो बेटा। ये क्या है बेटा? हमारा वाटर है। क्या है? वाटर है। अब जिसमें बेटा वाटर पॉलिनेशन होता है तो वाटर पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है ना। पहला, अब यहां पे क्या हुआ बेटा? ये एक पॉलन रिलीज हुआ। ठीक है। अब ये फ्लोट करता हुआ, ये फ्लोट करता हुआ कहां पे? यहां पे जाएगा तो स्टिग्मा पे नहीं जाएगा, ये फ्लोट करके पहले कहां आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है। और अब ये यहां सरफेस पे क्या होगा? स्टिग्मा पे पहुंचेगा, सरफेस पे फ्लोट होके। बात समझ आ रही है? एक तरीका क्या है कि पॉलन कहीं भी रिलीज हुआ है ना, या सरफेस पे रिलीज हुआ है ना। ज्यादातर बेटा सरफेस पे रिलीज होता है, लेकिन सपोज करो कहीं भी रिलीज हुआ, क्योंकि कैसा है बेटा? म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, वेट तो होगा नहीं, है ना। तो ये क्या होगा बेटा? ऊपर आएगा सरफेस पे, और सरफेस पे स्टिग्मा प्रेजेंट है। इस केस में जो स्टाइल है ना, जो हमारा गाइनोशियम है वो इलोंगेट हुआ, जो फीमेल फ्लावर है वो इलोंगेट हुआ, और ऊपर आके सरफेस पे पानी के क्या निकलेगा? उसका स्टिग्मा निकलेगा। ठीक है। तो ये पॉलन जो है सरफेस पे आकर स्टिग्मा पे क्या होगा? बैठेगा, और तब जर्मिनेशन होगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा? कि यहां पे पानी के अंदर पॉलन रिलीज हुआ, और यहीं पे फ्लोट होता हुआ पानी के अंदर ही क्या हुआ? ये स्टिग्मा पे आ गया। ठीक है। पॉलन पानी के अंदर रिलीज हुआ और पानी के अंदर ही क्या हो गया? स्टिग्मा पे। मतलब एक कंडीशन में स्टिग्मा सरफेस ऑफ वाटर पे प्रेजेंट थी, और एक में स्टिग्मा क्या थी? इनसाइड वाटर थी, सबमर्ज्ड कंडीशन में। ठीक है।
तो एक तरफ आपका जो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब या फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और एक में हो रहा है बेटा सबमर्ज्ड कंडीशन में। ठीक है, जब सरफेस पे जाके आपका पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है ना, या पॉलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर पे होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा एपीहाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन हो रहा है ना, लेकिन कहां पे हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, और जब अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन पे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, और ये जो हाइपोहाइड्रोफिली जो ये वाली कंडीशन है ये होता है बेटा हमारा ज़ोस्ट्रा में, और ये वाली कंडीशन होती है हमारी वेलिस्नेरिया में। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा जूफिली। अब इसमें बेटा हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जो मोस्ट कॉमन होगा जूफिली में, जूफिली में जो मोस्ट कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। और इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। ठीक है, और भी होते हैं, बर्ड को बेटा ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बैड बाय बैट्स होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी हमें जो जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ना है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में जरूरत नहीं। तो मोस्ट कॉमन क्या होगा इसमें, इंसेक्ट पॉलिनेशन। फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो मोस्ट कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बी पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसके जो फ्लावर्स होंगे है ना, वो क्या क्या अडेप्टेशन शो करेंगे।
जिसमें जूफिली होगा वो फ्लावर्स क्या क्या एडेप्टेशन शो करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो इसके फ्लावर कैसे होने चाहिए बेटा, कलरफुल होने चाहिए और बड़े होने चाहिए। जैसे आप मेले में जाओ, है ना, आप मेले में जाओ तो आपको दूर से ऐसा इंसान दिख जाएगा जो क्या हो, बड़ा हो, है ना। और या तो क्या बेटा रंग बिरंगे कपड़े पहने हो, तो वो आपको इजीली क्या हो जाएगा, देख सकते हैं उसे, इजीली स्पॉटेड हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, लार्ज कलरफुल, जिससे इंसेक्ट वगैरह कोई भी लिविंग बीइंग है दूर से देख सके, है ना, देख कर ही आएगा। तो अगर इसके फ्लावर छोटे हैं, है ना, किसी प्लांट के पास बड़े फ्लावर नहीं है, छोटे छोटे फ्लावर हैं, तो वो बड़ा दिखने के लिए क्या बना लेते हैं, अगेन क्लस्टर बना लेते हैं। तो अगर फ्लावर्स छोटे हैं तो ये भी पैक्ड हो जाते हैं किसमें बेटा, इन्फ्लोरेसेंस में, क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब लार्ज कलरफुल फ्लावर है, देख के आ रहे हैं, अगर देख के नहीं आ रहे तो हम क्या ऐड कर देंगे, हम भाई खुशबू भी देने लगे कि देख कर नहीं आ रहे हो भाई खुशबू सूंघ कर आओ, है ना। अब खुशबू सूंघ के भी आ गए, है ना, या देख कर भी आ गए, लेकिन हमें पसंद नहीं आई, या हमने कहा भाई एक बार जा चुके हैं अब हम इसके पास दोबारा क्यों जाए। तो दोबारा बुलाने के लिए जब ये आते हैं, है ना, तो जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट है इनको ये क्या देते हैं बेटा, फूड प्रोवाइड करते हैं, रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो किस फॉर्म में होता है बेटा, नेक्टर की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, नेक्टर की फॉर्म में। इतनी बात समझ में आई। तो फ्लावर देखो कैसे हो गए, लार्ज कलरफुल हो गए, छोटे हैं तो कैसे हो गए, इन्फ्लोरेसेंस में पैक हो गए, और फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है, और जिससे कि ये बार बार आए, है ना, एक बार आने के बाद बार बार आए, क्या फ्लावर देने लगा इनको, नेक्टर देने लगा। अब जो पॉलन है ना, जो पॉलन है इसका पॉलन कैसा होना चाहिए, भाई कोई भी है तो वो पॉलन आएगा तो भाई नेक्टर खाने आएगा या फ्रेग्रेंस से देख कर आएगा, इसको तो नहीं पता है ना कि इसके हमें क्या ले जाने हैं, पॉलन ले जाने हैं। तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इन किसी भी कैरेक्टर को देखकर फ्लावर पे बैठता है आके, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उस पे चिपक जाते हैं, है ना। तो चिपकने के लिए पॉलन ग्रेन्स का क्या होना जरूरी है, स्टिकी होना जरूरी है। बात समझ में आई। तो ये कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स के, ऐसे फ्लावर्स जो किससे बेटा, बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं। फिर एनसीईआरटी कहती है बेटा ऐसे फ्लावर्स जो किससे पॉलिनेट हो बेटा, फ्लाइज या बीटल से, ठीक है। फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय flies or beetles have foul odor। इनमें अच्छी खुशबू नहीं होती है, क्या होती है बेटा, गंध होती है ना। तो याद रखना कि फ्लाइज और बीटल वाले बेटा जितने भी फ्लावर्स है ना, नेचर क्या करता है, अडेप्टेशन करता है, हमें पता है ना। अब ऐसे फ्लावर जिनके पास फ्लाइज और बीटल जाएंगी, इनको ये बेटा खुशबू पसंद नहीं है,
तो जो इनको पसंद है वो इन्होंने क्या की, वो स्मेल इन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो देखा क्या गया कि ऐसे फ्लावर्स जो फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे कौन जा रहा है पॉलिनेशन करवाने, या तो फ्लाइज या तो बीटल्स। बस समझ में आई। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बायोटिक एजेंट आ रहा है पॉलिनेशन करवाने, तो कोई भी फ्लावर है उसको तो भाई पॉलिनेशन करवाना ही है और बार बार करवाना है, तो बार बार बुलाना चाहेगा। तो आप भी बेटा जब शॉपिंग करने जाते हो, है ना, कहीं भी जाते हो, तो किस शॉप पे आप बार बार जाना पसंद करते हो, जहां से आपको क्या हो, फायदा हो, है ना। आप ऐसे दुकान पे बार बार जाओगे जहां पे डिस्काउंट क्या हो, आपको ज्यादा मिलता हो। तो वैसे ही बार बार बुलाने के लिए फ्लावर जो है कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। क्या बोल देते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में होते हैं, एक तो बेटा पॉलन ग्रेन के फॉर्म में होते हैं, है ना, कुछ पॉलन ग्रेन भी खा जाते हैं। दूसरा नेक्टर के फॉर्म में होते हैं। और तीसरा बेटा होता है एग लेइंग साइट। कुछ इंसेक्ट्स के लिए पॉलन ग्रेन और नेक्टर से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, उनके एग की प्रोटेक्शन, तो एग लेइंग साइट। ठीक है, तो तीसरा रिवॉर्ड होता है एज अ एग लेइंग साइट। अब जो एग लेइंग साइट है, ठीक है, इसके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल बताए गए हैं। एक बताया गया है बेटा एमोर्फोफेलस। इसका जो फ्लावर होता है ये 6 फीट का होता है। कितने फीट का होता है बेटा, 6 फीट का होता है। अब 6 फीट आप समझ रहे हो, है ना, काफी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 6 फीट तक नॉर्मली कोई भी छोटा मोटा जो जानवर होगा, है ना, एनिमल होगा, वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इनकी जो एग्स होंगे, है ना, जो यहाँ पे डिपॉजिट जिनका डिपोजिशन हुआ होगा, वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, एक युक्का प्लांट होता है। इसमें जो होता है एक मोथ होता है जिसका नाम होता है बेटा प्रोन्यूबा मोथ। तो इस युक्का के प्लांट में ये जो मोथ होता है ये अपने एग क्या करता है, ले करता है। ठीक है, और इन दोनों की यहां पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है। क्या चलता है बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है कि युक्का इसे एग लेइंग साइट प्रोवाइड करता है और इसके बदले में जो मोथ होता है क्या करवाता है बेटा, पॉलिनेशन करवाता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसे। चलो, अब इसमें बेटा एक पॉइंट और लिखना था, है ना, तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे हम लोग कि एक टर्म आता है आपका पॉलन रॉबर। पॉलन रॉबर, या इसी को कभी कभार ऐसे बोल देते हैं कि नेक्टर रॉबर, है ना, मतलब एक तरीके से क्या है, रॉबर है जो चोरी कर रहा है।
तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करेंगे कि ऐसे इंसेक्ट जो क्या खा लें, पॉलन या नेक्टर खा लें, है ना, जो पॉलन या नेक्टर खा लें और पॉलिनेशन ना करवाएं, और पॉलिनेशन ना करवाएं, ऐसे इंसेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रॉबर बोलेंगे। अगर पॉलन खा लिया है तो पॉलन रॉबर हो गए, नेक्टर खा लिया है तो नेक्टर रॉबर हो गए। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट कर लो 2 सेकंड में। चलो अब नेक्स्ट लिखो बेटा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब देखो होगा क्या। अभी तक हमने देखा कि हमारा पॉलन मदर सेल से क्या बना बेटा, माइक्रोस्पोर बना या पॉलन ग्रेन बना। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना बेटा, मेगास्पोर बना और फिर एग सेल बन गया, ये हमारा बन गया। अब एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन भी पहुंच गया बाय पॉलिनेशन। अब क्या होना है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आने के बाद क्या होना है बेटा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना है। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने के लिए ये पता चलना चाहिए कि जो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन आया है क्या ये सही स्पीशीज का है या गलत स्पीशीज का, है ना भाई। ये यहाँ पे स्टिग्मा ऐसे प्रेजेंट है ना, ये ऐसे पूरा गायनोशियम प्रेजेंट है, ऐसे स्टिग्मा ऊपर की तरफ यहाँ पे बैठा हुआ है। अब विंड हो या इंसेक्ट हो, है ना, अब इंसेक्ट जरूरी तो नहीं है कि अगर मैंगो के पेड़ से निकला है तो अगले पेड़ पे मैंगो वाले में ही बैठे जाके, है ना, या गुआवा वाले पेड़ से निकला है तो अगला पेड़ भी किसका हो बेटा, गुआवा का ही हो, अमरूद का ही हो। ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, बीच में वो 4 स्टॉप लेके आया होगा अलग अलग जगह, तो उस पे पॉलन क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। विंड पॉलिनेशन की बात करें तो विंड के थ्रू, है ना, वो ये थोड़ी देखेगी कि भाई ये वीट का है या मेज का है या मैंगो का है ना, वो तो विंड चलेगी, जिसके पॉलन आ गए उसके आ गए, सब पॉलन एक साथ चल रहे हैं। अब जब स्टिग्मा पे गिरे जाके, तो अब ये स्टिग्मा का काम होता है पहचानना कि यहाँ पे जो 2, 10, 20 जितने भी पॉलन गिरे हैं उनमें से इसकी स्पीशीज का पॉलन कौन सा है। ठीक है, तो स्टिग्मा, पॉलन के स्टिग्मा पे गिरने से, है ना, पॉलन का स्टिग्मा पे डिपॉजिट होने से लेकर जब तक पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं हो जाता, इस सारे प्रोसेस को, है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब होता क्या है कि जैसे ही, है ना, जैसे ही
ये पॉलन यहां पे आया। अब स्टिग्मा क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा। क्या करेगा बेटा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा। अब वो केमिकल किस पे जाएगा, पॉलन पे जाएगा। ये कुछ रिएक्शन देगा, है ना भाई। कोई भी केमिकल रिलीज होगा तो सामने वाला रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, है ना, देगा। तो ये केमिकल सीक्रेट करके जो इसका रिएक्शन आएगा उसकी वजह से ये डिसाइड करेगा कि ये वाला पॉलन इसका है या नहीं है। अब सपोज करो इनके बीच में जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें इसको ये पता चला कि ये इसका पॉलन नहीं है। तो जो इसका पॉलन नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन कॉम्पैटिबल। क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैटिबल। तो अगर पॉलन नॉन कॉम्पैटिबल है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो जर्मिनेशन नहीं होगा मतलब ये जो पॉलन है इसको क्या कर दिया गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। अब ऐसे ही जो बाकी सारे पॉलन होंगे सबके साथ सेम जो प्रोसेस रहेगा, सबके साथ सेम प्रोसेस होगा। अब इसको ऐसा पॉलन मिला जो इसी की स्पीशीज का था, तो वो पॉलन क्या होगा बेटा, इसके साथ कॉम्पैटिबल होगा। कॉम्पैटिबल होगा तो ये बोलेगा कि ठीक है तुम अपना पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करवा लो, तो जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस पॉलन का क्या हो गया बेटा, एक्सेप्टेंस हो गया। बात समझ में आई। बात समझ में आई कि ये जो काम है ये हर एक पॉलन, जो भी पॉलन स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा आपके, सबके साथ लगातार क्या होगा बेटा, केमिकल डायलॉग चलेगा, केमिकल रिएक्शन चलेगी। जो सेम स्पीशीज का होगा वही क्या होगा, कॉम्पैटिबल होगा, और जो कॉम्पैटिबल होगा उसी का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ही हम लोगों ने अभी हम पढ़ के आए थे बेटा पीछे क्रॉस पॉलिनेशन में, कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, है ना, प्लांट क्या करता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या करता है बेटा, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। मतलब अब यहीं पे देखो, अब ये कॉम्पैटिबल है, ठीक है। अब जो है सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, उसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे इसके साथ, इस पॉलन के साथ इसने क्या किया, केमिकल डायलॉग किया, है ना, केमिकल रिएक्शन की। उससे इसको ये पता चला कि ये मेरी स्पीशीज का तो है लेकिन ये मेरे ही प्लांट का है, जिस प्लांट पे मैं हूं उसी प्लांट का ये पॉलन है। ठीक है। तो ऐसे पॉलन जो सेम प्लांट के होंगे, सेम जीन्स के होंगे, उस पॉलन को ये क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं होने देगा। मतलब सोचो स्पीशीज भी सेम है ना भाई, सेम प्लांट है तो स्पीशीज तो सेम है ही, फिर भी ये जर्मिनेट नहीं हो पा रहा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। जब खुद की जीनोटाइप के पॉलन को हम जर्मिनेट ना होने दें तो इस बात को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इतनी बात समझ में आई। चलो, तो हमने क्या देखा कि इवेंट्स फ्रॉम, है ना, इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ pollen, deposition of pollen on stigma to germination of pollen tube. To germination of pollen tube.
ठीक है, इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा टू जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब आर रिफर्ड टू एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब ये जो कॉम्पैटिबल पॉलन है, ये जो कॉम्पैटिबल पॉलन है, है ना, कॉम्पैटिबल पॉलन है तो जर्मिनेट होगा। जैसे ही जर्मिनेट हुआ, इसका जो पॉलन ट्यूब था ये आपके जर्म पोर से निकला और क्या हुआ, यहां पे एंट्री कर ली इसने। और इसके अंदर ये जो पॉलन ट्यूब होगा, ये पॉलन ट्यूब क्या कैरी कर रहा होगा, मेल गैमेट। क्या कैरी कर रहा होगा बेटा, मेल गैमेट। ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हुआ कि पहले तो पॉलन का डिपोजिशन हुआ, फिर हमने क्या देखा कि ऐसा पॉलन जो क्या है, कॉम्पैटिबल है। क्या है बेटा, कॉम्पैटिबल है। इसका क्या हुआ बेटा, जर्मिनेशन हुआ। और जर्मिनेट होगा तो क्या निकलेगा बेटा, पॉलन ट्यूब निकलेगा। कहां से निकलेगा, जर्म पोर से निकलेगा। और ये क्या कैरी किए होगा बेटा, मेल गैमेट। क्या कैरी किए होगा, मेल गैमेट। और कितने मेल गैमेट बेटा, 2 मेल गैमेट, है ना। हम लोग पढ़े थे कितने मेल गैमेट बनेंगे, 2। और अगर इनकॉम्पैटिबल होगा, अगर इनकॉम्पैटिबल होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई है बेटा, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो जर्मिनेशन हो रहा है किसकी वजह से हुआ था। यहां पे जो भी बात हुई थी किसकी वजह से हुई बेटा, केमिकल रिलीज हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। यहां पे केमिकल रिलीज हुआ था। तो पॉलन ट्यूब को कैसे पता कि इस वाले जर्म पोर से ही निकलना है, भाई जर्म पोर तो इसके अलावा भी होंगे ना, तो इसको कैसे पता हमें इस वाले जर्म पोर से ही निकलना है। अगेन कैसे, क्योंकि स्टिग्मा कंटिन्यूअसली क्या सिक्रीट कर रहा होगा बेटा, केमिकल सिक्रीट कर रहा होगा। ठीक है, तो जो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन है, ये कैसा है बेटा, या मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब कैसा है, कीमोट्रॉपिक है। कैसा है बेटा, कीमोट्रॉपिक। मतलब किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, केमिकल की। केमिकल से इफेक्ट होके क्या हो रहा है बेटा, पॉलन ट्यूब का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी एक और बात लिखती है इस समय कि ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है बेटा, ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ये कैसा है, डायनामिक प्रोसेस है। कैसा है बेटा, डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मतलब जो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना। स्टेबल मतलब आपका इक्विलिब्रियम बना है ना, मेंटेन हुआ स्टेट, रुक गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ये डायनामिक है, ये परमानेंट कंटिन्यूअसली इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, और किसके थ्रू एक्टिविटी हो रही है आपकी,
केमिकली हो रही है। कैसी हो रही है बेटा? केमिकली हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पॉलन और स्टिग्मा के बीच में क्या हो रही है बेटा? बातें हो रही है। और किसकी थ्रू बातें हो रही है? केमिकल की वजह, केमिकल के थ्रू। ठीक है, और वो बात करके ये पता लगा रहा है कि स्टिग्मा की कौन सा पॉलन मेरा है, मेरी स्पीशीज का है, और कौन सा नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि अगर, है ना, इफ a pollen is released या shed at two celled stage, है ना, फिर से लिख देते हैं। टू सेल्ड स्टेज मतलब एक क्या होगी? वेजिटेटिव सेल, और एक क्या होगी? जनरेटिव सेल। ठीक है, इफ अ पॉलन इज शेड एट टू सेल्ड स्टेज, तो ये जो जर्मिनेशन है ना, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे एट दिस स्टेज मत लिखो बेटा, यहां पे आप लिख लो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, germination of pollen tube, generative cell, divides to form टू मेल गैमेट्स, है ना। और अगर थ्री सेल्ड स्टेज पे है तो उसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? दो मेल गैमेट बने होंगे, तो वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पॉलन ट्यूब के साथ दोनों मेल गैमेट क्या होंगे? आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? तो नोट कर लो इसको भी। चलो अब देखो, अच्छा ये बताओ, ये पॉलन ट्यूब बनाता कौन है? याद है ना, पॉलन ट्यूब कौन बनाता है बेटा? वेजिटेटिव सेल। कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल। अब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया, यहां पे पॉलन ट्यूब बन गया, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये पॉलन ट्यूब यहां से जाके किस में एंटर करेगी? ओव्यूल में एंटर करेगी। किस में एंटर करेगी? ओव्यूल में एंटर करेगी। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? एम्ब्रियोसाइट।
तो पहले ओव्यूल में एंटर करेगी, फिर किस में एंटर करेगी, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, अब यहां पे दो बातें ध्यान रखने वाली है कि जब एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, तो यहां पे बेटा हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जितना जरूरी है। ठीक है, कि जब ओव्यूल में एंट्री होगी, ठीक है, तो तीन तरीके से हो सकती है। माइक्रोपाइलेंट, चेलाजालैंड, और या फिर कहीं भी साइड में, है ना। और साइड में हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो तीन तरीके होते हैं इसमें से, है ना। इसमें से जो मोस्ट कॉमन होता है, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स जो एंट्री इनटू ओव्यूल है, वो होती है बेटा माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, इस बात को हम लोग बोलते हैं बेटा पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। बस आपको ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, है ना, जो ओव्यूल के अंदर एंट्री होगी वो किसके थ्रू होगी बेटा, माइक्रोपाइलर एंड के। ठीक है, अब अगर हम बात करें एम्ब्रियो से, किसकी बात करें, एम्ब्रियो सैक की। तो एम्ब्रियो सैक, है ना, देखो यहां पे ये आपका ओव्यूल है, हम लोग ने ओव्यूल का डायग्राम बनाया था। कुछ ऐसा था, ये आपका क्या था, एम्ब्रियो सैक, और ये पूरा क्या था, ओव्यूल था, है ना। तो यहां पे क्या है कि स्टाइल से आया आपका पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब ऐसे घूम के यहां से भी एंटर कर सकता है, या तो यहां से भी एंटर कर सकता है, और या तो यहां से घूम के यहां से भी, साइड से भी एंटर कर सकता है ना। ये इस ओव्यूल की बात हो रही है, अभी एम्ब्रियो सैक की नहीं हुई, हमने एरो एम्ब्रियो सैक में लगाए हैं, लेकिन यहां पे बात हो रही है ओव्यूल की। यहां से आया, इस तरह से एंटर हुआ, या ऐसे घूम के ऐसे एंटर हुआ, या ऐसे साइड से इंटेगुमेंट के थ्रू अंदर हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ओव्यूल में एंटर होने के बाद किसके पास पहुंचा, एम्ब्रियो सैक के पास। किसके पास पहुंचा बेटा, एम्ब्रियो सैक के पास। तो हमेशा याद रखना कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब into embryo sac is always through या is always from micropylar end। ठीक है ना, इससे ये मैटर नहीं करता है कि ओव्यूल में एंट्री कहां से हुई है। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एंट्री के लिए कौन गाइड कर रहा है बेटा,
साइनर्जिड, साइनर्जिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, है ना, तो वो परमानेंट गाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही माइक्रोपाइलर एंड में, हमें पता है कि हमारे पास एग apparatus कहां प्रेजेंट है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट है, तो जो एंट्री है वहां पे अब दो साइनर्जीज और एक एक्सेल है माइक्रोपाइलर एंड पे, तो जो एंट्री है पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में, है ना, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक is through degenerating synergids. है ना, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइनर्जिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फिलीफॉर्म apparatus, और इसका काम क्या होता है, गाइड करता है इसे, पोलन ट्यूब को, है ना। ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मान लो ये आपका बेटा एम्ब्रियो सैक है ना, ये दो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये तीन एंटीपोडल्स है चलाजल एंड पे, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपके दो साइनर्जिड्स हो गए, और ये आपका एक एक्सेल हो गया। तो यहां पे हमारा क्या आ रहा था बेटा, पोलन ट्यूब आ रहा था, है ना, ये हमारा पोलन ट्यूब यहां से आ रहा था, ये दोनों में से किसी एक साइनर्जिड्स के थ्रू क्या होगा, निकलेगा। अब ये वेजिटेटिव सेल बनाया था, तो यहां पे एक तो बेटा क्या प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और दूसरा क्या प्रेजेंट है, दो मेल गैमेट प्रेजेंट है ना। जैसे ही साइनर्जिड में एंट्री की, है ना, पोलन ट्यूब कहां आई, एम्ब्रियो सैक के अंदर आई, यहीं पे लिख लो कि जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर आई, पोलन ट्यूब क्या हो जाता है बेटा, फट जाता है, क्या हो जाता है, फट जाता है। अब फटेगा तो क्या होगा, जो ये मेल गैमेट कैरी किए था वो मेल गैमेट क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। और कहां रिलीज हो रहे हैं, देखो ध्यान से, कौन से सेल में, सेंट्रल सेल में, कौन से सेल में, सेंट्रल सेल में, ठीक है। तो अब एक मेल गैमेट इस एक एक्स सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। चलो नोट कर लो इसको भी, ठीक है, वो चीज याद करना, उसमें चैलाजोलेंट और इंटरग्लूमेंट्स के थ्रू भूल जाओ, इतना याद रखना है कि मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में जो होता है आपका एंट्री, वो कहां से होता है, माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोरोगैमी, क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। चलो हो गया।
तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे हम लोग ने क्या देखा बेटा कि जो मेल गैमेट थे वो यहां पे रिलीज हो गए, है ना। ये दो मेल गैमेट यहां पे रिलीज हो गए। अब ये जो बेटा एक मेल गैमेट है वो किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। दूसरा जो मेल गैमेट है ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, है ना भाई। रिलीज हो गए ना, यहाँ पे क्या हुआ, जो मेल गैमेट थे अंदर आ गए थे, जैसे फट गए, अब यहाँ पे रिलीज हो गए, तो अब क्या करेंगे, अब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, इसको बेटा बोलते हैं सिनगैमी, है ना। और ये दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में बेटा सबसे पहली बात कि डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक डबल फर्टिलाइजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को ही मिलेगा, बाकी किसी में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या कि हमारे पास दो टाइप के फ्यूजन हुए। पहले को हमने बोला सिनगैमी। क्या बोला, सिनगैमी। सिनगैमी में हुआ क्या, सिनगैमी में क्या हुआ कि फ्यूजन हुआ किसका, एक मेल गैमेट का और एक फीमेल गैमेट का। और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, एग सेल। क्या बोलते थे, एग सेल। और जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो बना क्या, जाइगोट। क्या बना बेटा, जाइगोट, ठीक है। दूसरा हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। इसमें क्या हुआ, इसमें भी फ्यूजन हुआ, लेकिन किसका हुआ, वन मेल गैमेट, है ना, वन मेल गैमेट बचा हुआ। एक तो एक्सेल के साथ फ्यूज हो गया, जो दूसरा था बचा हुआ वो मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। और इनके फ्यूजन से क्या हुआ बेटा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। क्या हुआ,
एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। अब बस यहां पे बेटा एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे ये मेल गैमेट था एन, प्लस ये फीमेल गैमेट है ना, लिख देते हैं ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। इन्होंने एक सेल बनाया, ठीक है, क्या बना, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। और ये एन एन मिलके क्या बना देंगे बेटा, 2n। क्या बना देंगे, 2n। ऐसे ही ये था आपका एक मेल गैमेट, ये थे बेटा पोलर न्यूक्लियाई 2। फ्यूज होंगे, क्या बना देंगे, 3n। क्या बना देंगे बेटा, 3n। और इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे जाके क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देगा। ठीक है, तो इसी को यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कि ये क्या हुआ हमारा, सिनगैमी। क्या बना, जाइगोट बना। और ये कैसा होगा बेटा, डिप्लॉइड होगा। ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंट्रल सेल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यहां से क्या बन गया आपका, एंडोस्पर्म। क्या बन गया, बात समझ में आई। तो जैसे ये PEN है, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, PEN से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इससे आपका क्या बन जाएगा बेटा, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म भी क्या होता है, 3n। 3n मतलब ट्रिप्लॉइड। चलो नोट कर लो बेटा, और आज की क्लास यहीं पर, ठीक है।